हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जो प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर है मैं उसको डिस्कस करूँगा, कैसे मैंने प्रीलिम्स में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैंने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो मैं रियल टाइम आपको सॉल्व करके बताऊँगा। ये इस बारी मैं प्रीलिम 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ये सेट सी है। तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू, जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तो यू पॉज द वीडियो, read the question, try to solve the question, and then I'll tell you how I solved the question during my exam. कौन से स्टेटमेंट्स मेरे को फॉर श्योर पता थे, कौन से क्वेश्चंस मेरे को 100% आते थे, कौन से में मैंने लॉजिकल गेसिंग किया और कौन से में मैंने तुक्का मारा एंड जिसकी वजह से लक ने मेरा साथ दिया और वो क्वेश्चन राइट हो गया। तो मैं रियल टाइम आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये एंशिएंट हिस्ट्री से है। ये मेरे को कोई आइडिया नहीं था, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन अगेन उससे रिलेटेड ही है, सब आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री से है। आप लोग को जैसे ही जब क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन यू नो लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन। अगेन थर्ड क्वेश्चन भी मेरे को नहीं आता था। सो यूजुअली एग्जाम हॉल में ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन लगातार हमें नहीं आए, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था मुझे ये भी नहीं आता था, ये चारों ही हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से थे। तो आई हैड नो आइडिया, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट अटेम्प्ट देम एट ऑल। बट एग्ज़ाम हॉल में ऐसा आता है कि जैसे स्टार्टिंग के ही चारों क्वेश्चन नहीं आए तो हम घबरा जाते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, आई हैड डिसाइडेड कि आई विल कीप माई कूल, आई विल कीप माई हेड सेंटर्ड एंड मैं बिल्कुल घबराऊँगा नहीं, कोई मैं अपने नॉलेज या उस पर डाउट नहीं करूँगा। नहीं तो चारों क्वेश्चन देखते ही सब घबरा जाते हैं कि स्टार्टिंग के चारों क्वेश्चन नहीं आए, कि मेरे को कुछ आता नहीं है, क्या मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। बट ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बाद के क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूसली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। तो आपको किसी भी मोमेंट पे यू डोंट हैव टू लूज़ योर कूल, यू हैव टू बी काम एंड कंपोज। सो मूविंग ऑन, फिफ्थ क्वेश्चन जैसे ये था, द वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू वाला जो क्वेश्चन था। आई रिमेंबर उस टाइम रिसेंटली ये करंट अफेयर से आया था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टैचू इनाग्रेट की थी हैदराबाद में। तो इससे रिलेट तो मेरे को इसके बारे में कोई और आइडिया नहीं था। बट क्योंकि आप जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसमें भक्ति मूवमेंट ये सब पढ़ते हो, भक्ति के जो टीचिंग्स हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में वैसे ही हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डिवोशन, ये इसलिए मैं आई करेक्टेड दिस क्वेश्चन, नॉट बिकॉज मेरे को पता था, बट आई न्यू कि रामानुजा वॉज अ भक्ति सेंट एंड भक्ति की जो टीचिंग है वो मुझे पता थी। तो उसमें मुझे देखते ही पता लग गया था कि ए इज़ एन आंसर। तो आप समझ रहे हो, कभी आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी इस क्वेश्चन की, बट क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया हुआ था आर्ट एंड कल्चर अच्छे से, तो मुझे रामानुजा का भी पता था दैट ही वॉज अ भक्ति सेंट एंड भक्ति की क्या टीचिंग होती है मेरे को ये भी पता थी। तो उससे आप ये आंसर निकाल सकते हो। दिस इज़ हाउ यू रीच आंसर्स। आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है। अगेन जो सिक्स क्वेश्चन है इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट टच दिस क्वेश्चन एट ऑल। सेवेंथ क्वेश्चन, और जैसे मैंने बताया कि ये जो भक्ति की टीचिंग्स हैं और जो सेंट्स हैं इनके नाम आपको पता होने ही चाहिए। मैं ये नहीं बोला ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, बट ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आप करेक्ट तभी करोगे जब आपने राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज रखी है। तो आपको अगर रामानुजा के बारे में नहीं पता या फिर भक्ति की टीचिंग्स नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन किसी भी हालत में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ मेरे को स्ट्रेट अवे इसका पता था, बट ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं, 9th-10th में भी पढ़ते हैं, तो आप ये डायरेक्टली इसका सोल्यूशन कर सकते हो। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ टफ क्वेश्चन। जैसे नाउ 8th क्वेश्चन है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है एंड ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन, इसलिए आप देखोगे कि मैंने टिक कर रखा है डायरेक्टली एंड कैसे मैंने आंसर निकाला हुआ है इसका। अब ये सही था कि नहीं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट आंसर। ये मेरा एक्चुअल पेपर है और ये मार्किंग जो मैंने टिक कर रखे हैं मैंने एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में जो टिक किए थे वही हैं, ये मैंने घर पे आके नहीं किया है। अगेन डीएनए बार कोडिंग, जैसे ये भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपने बेसिक बायोटेक्नोलॉजी कवर कर रखी है किसी भी कोचिंग के नोट से या फिर 11th-12th के। उसके बाद आप ये डीएनए बार कोडिंग एज सच कोई नहीं पढ़ता है, बट जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स हमारे यूज़ होते हैं हमें पता है कैसे यूज़ होते हैं। एंड प्लस क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था तो मेरे लिए थोड़ा ईजी था, बट दिस क्वेश्चन कैन बी डन।
लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो इट इज़ नॉट दैट बिग अ डील, बट ये डूएबल क्वेश्चन है। आप जब टेस्ट सीरीज़ में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे और बेसिक मटेरियल बायोटेक्नोलॉजी का कवर कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जैसे ये है गैसेस के बारे में, एसिड रेन, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट के उसमें मटेरियल में भी मिलेगा आपको, किसी भी स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा, कोचिंग के मटेरियल में किसी के भी, या फिर हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, या फिर जोग्राफी के उसमें भी दिया हुआ है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। ये क्लाउड्स वाला जो है, ये मेरा रॉन्ग हो गया था, बट मैंने ट्राई किया था सॉल्व करने का, बट आई गॉट दिस रॉन्ग। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आए तो इट इज़ नॉट दैट बिग डील। ट्वेल्थ वाला, ये अगेन अफ्रीका से सडनली क्वेश्चन आया था। उससे पहले अफ्रीका के करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ता था, मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जैसे ये 13 क्वेश्चन, जैसे इसमें मुझे डाउट था, जो भी मेरे को डाउट होता था मैं उस क्वेश्चन को सर्कल कर देता था और मैं उसको फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में सॉल्व करता था। इसलिए जो अब तक जितने क्वेश्चन है, अगर मैंने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में टिक कर रखा है, दैट मीन्स मैंने क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट आइट्रेशन में ही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है एंड मैंने उसको बाद के लिए नहीं छोड़ा है। सो अगर आप ये देखोगे 13th क्वेश्चन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट, अब ये कोई नहीं पढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स जो हैं, इसका मेंबर्स कौन कौन हैं कोई नहीं पढ़ता है, बट आप क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये टर्की और उसके जो आसपास वाले कंट्रीज़ हैं वही इसके मेंबर होंगे, एंड जो टर्किश डिसेंट के जो लोग या कंट्रीज़ हैं उसके आसपास, क्योंकि टर्किश स्टेट्स मतलब कि जो तुर्क ओरिजिन के हैं, जो उसके आसपास के रीजन हैं, वही लोग, वही ये कंट्रीज़ उसके मेंबर्स होंगे, तो उससे आप डिड्यूस कर सकते हो। सो इसका ऑफिशियल सोल्यूशन 2 और 6 है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 1, 3 जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया था, बिकॉज आई वाज श्योर कि उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान ये तो मतलब होने चाहिए, बट आई वाज नॉट श्योर कि बाकी हैं कि नहीं। क्रोएशिया हमें पता है कि वो ईस्टर्न यूरोप में है, तो ये, और मेरे हिसाब से ये शायद आई गेस प्रिडोमिनेटली है क्रिश्चियन कंट्री है, तो आई एलिमिनेटेड 3, दैट इज़ वाई मैंने बी और डी को कट कर दिया था। देन आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 1, 2 और 4 एंड 2 और 5, तो आई गेस मैंने ए चूज़ किया। देखिए, जहाँ जिस भी क्वेश्चन में आपने 2 ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए हैं, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही है, बिकॉज जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन ऑप्शंस हैं उसमें से कोई एक करेक्ट होना है। सो यू हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट। तो जैसे ही मैंने ये क्रोएशिया को एलिमिनेट कर दिया कि आई न्यू ये ईस्टर्न यूरोप में है, ये क्रिश्चियन कंट्री है, तो ये टर्की स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन में इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट आपको ये तो पता होना चाहिए क्रोएशिया कहाँ है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वर्ल्ड मैप की, कि ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं, वहाँ पे प्रिडोमिनेंट पॉपुलेशन कैसी है। ये आप जब करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स और ये सब पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको आइडिया ही नहीं है इन कंट्रीज़ का तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ दैट यू मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड तब उसको अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हो। सो एज सुन एज आई एलिमिनेटेड बी एंड डी, दैट मीन्स मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा ही करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अब लक काम आता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने 1, 2 और 4 ऑप्ट किया, बट इसका यूपीएससी ने आंसर जो है वो सी दिया हुआ है 2 और 5, जो कि मैं श्योर था कि अज़रबैजान एंड उज़्बेकिस्तान तो है ही, बट अर्मेनिया है या नहीं मेरे को नहीं मालूम था। रोमेनिया के बारे में भी मैं श्योर नहीं था, लेकिन रोमेनिया भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, बट उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एज सुन एज आई एलिमिनेटेड क्रोएशिया मेरे को 2 ऑप्शंस बच गए थे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, क्योंकि सोलर एनर्जी में इंडिया वॉज अ लीडर एंड बहुत सारे सोलर पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट्स आ रहे थे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, बट ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बट अगेन इसमें आप देखोगे, मेरे को पता था गोवा वाला जो 3rd स्टेटमेंट है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मुझे ये पता था। सो आई कुड एलिमिनेट सी एंड डी। सो एक बार मैंने वो एलिमिनेट कर दिया, नाउ इट कम्स डाउन टू ऑप्शन ए एंड बी। तो मेरा डिसाइड हो गया कि ये ऑप्शन तो ये क्वेश्चन तो मेरे को अटैम्प्ट करना ही है। तो आप देख सकते हो मैंने पहले उसको सर्कल कर दिया, दैट मीन्स मैंने इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में आइट्रेशन में अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन में देन मैंने दोनों बाकी जो स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करने की कोशिश की। आई अज्यूम्ड दोनों, क्योंकि गुजरात में भी काफ़ी बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स, सोलर पार्क्स हैं, बट आई गेस इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, ये राजस्थान में है, बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड, आई चोज ए बट बी। यहाँ पे लक काम में आता है, यहाँ देखो जैसे मेरे लक ने साथ नहीं दिया, बट जिसका लक साथ देगा वो करेक्ट हो जाए। बट अगर आप
बहुत सारे, सपोज फॉर एग्जांपल आप 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं और आपके पास 50-50 चांस बचा हुआ है, उसमें से अगर आपके 50% आउट ऑफ दोज 30 क्वेश्चंस आपने 30 के 30 अटैम्प्ट किए, उसमें से अगर 15 आपके गलत हुए और 15 राइट हुए तो भी आप नेट पॉजिटिव होगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने ही हैं जहां आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हो। जहाँ पे आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं एंड यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 3 ऑप्शंस, मैं वहाँ भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के वहाँ पे आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। जहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं है वो आई वुड एडवाइज यू टू लीव दैट क्वेश्चन। जैसे 15th क्वेश्चन है, ये भी मैंने फर्स्ट आइटरेशन में नहीं किया था, लेकिन ये काफ़ी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सबको पता होना। जैसे फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है पता ही होना चाहिए, इसके बारे में यूएन क्लॉज के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, न्यूज़ पे में आता रहता है। इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर उस टाइम एक यूएस नेवी का शिप आया था इंडिया की जो कोस्टल एरिया है वहाँ से पास हुआ था, उस पर काफ़ी न्यूज़ बनी थी एंड ये बार बार आता रहता है। इनफैक्ट जापान, चाइना, इनसे रिलेटेड, साउथ चाइना सी से रिलेटेड बहुत ये यूएन क्लॉज न्यूज़ में रहता है, न्यूज़पेपर में रहता है, करंट अफेयर मैगजीन में आता है, ये क्वेश्चन करना ही चाहिए। सो ये मेरे करेक्ट हो गया था। सेकंड जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मैं श्योर नहीं था, लेकिन ये इनोसेंट वर्ड देख के कि इनोसेंट पासेज, ये मेरे को लग रहा था कि दिस कुड बी ट्रू, दैट इज़ वाई आई चोज 1, 2 and 3, बट 1 and 3 जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आई वाज श्योर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे 16th क्वेश्चन है, ये शिनकागो आइलैंड्स हैं, जिसे मैंने बताया साउथ चाइना सी है, जो वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो ये आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बेसिक क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, आई हैड नो आइडिया, आई लेफ्ट इट कम्प्लीटली, प्लस उसके ऑप्शंस भी ऐसे आ गए थे सडनली। एंड ये 2022 वॉज द फर्स्ट ईयर जहाँ पे ऐसे ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर ऐसे क्वेश्चंस आए थे। आई न्यू कि ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, ये बहुत कम लोग अटैम्प्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये एकदम शॉर्ट आंसर आता है तो आता है। तो आपको ऐसे कुछ भी चेंज आता है, अब्रप्ट चेंज आता है, तो उसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू कीप योर काम। नाउ ये एनातोलिया वाला, ये 18th वाला, अगेन ये टर्की का, ये अगेन जोग्राफ़ी का है, क्योंकि मेरे को काफ़ी आदत है गूगल मैप्स यूज़ करने की एंड जोग्राफ़ी इन जनरल मेरे को काफ़ी पढ़ने की। प्लस ये कैटलोनिया वाला जो एरिया है ये न्यूज़ में था, वहाँ कुछ तो इश्यूज़ हुए थे आई गेस, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ इन स्पेन। सो आई न्यू ये कैटलोनिया जो है ये इटली में तो नहीं है, ये स्पेन में है। सो आई न्यू 4th ऑप्शन एलिमिनेट करके, एंड देन मुझे ये पता था कि 1 and 2 तो करेक्ट है ही हैं। देन आई टुक अ चांस कि ईदर इट कुड बी ओनली 2 पेयर और ओनली 3 पेयर। यहाँ पे मैंने ओनली 2 पेयर चूज़ किया बिकॉज मेरे को लगा था कि क्योंकि कैटलोनिया स्पेन में है, सो आई न्यू 4th तो गलत है ही है, बट देर आर वेरी हाई चांसेस कि 3rd भी रॉन्ग हो, क्योंकि स्पेन ऊपर चला गया। अगर एक ही उसमें कैटलोनिया है, स्पेन दूसरे में, दैट मीन्स वो दूसरा भी गलत ही होगा। तो दैट इज़ वाई आई वेंट विद ओनली 2 पेयर्स। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब मेरे को 1 और 2 पता था कि एनातोलिया टर्की में है और हमारा इथोपिया में है, आई न्यू। सो इतना आपको नॉलेज होगा एंड देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, एंड ये थोड़ा हेल्पफुल होगा कि कितनी नॉलेज होनी ज़रूरी है एंड कैसे वो नॉलेज का एप्लीकेशन ज़रूरी है। ये वाइल्ड लाइफ वाला, ये एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता है, कैसे मेरा गलत हुआ था, या इसका आंसर बी है, बट मैं अगेन आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 1 and 2 and 2। आप देख सकते हो आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। अगर ये गलत हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ये ऐसा शॉर्ट वो नहीं है कि आपको ये पता होना ही चाहिए। 20th क्वेश्चन, अगेन ये शॉर्ट किसी को नहीं पता होता, बट आई न्यू कि कॉकरोचेस आर नॉट दी कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई, क्रैब भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ये स्पाइडर हो सकता है, बट स्पाइडर यूजुअली वेब्स और ये सब ट्री वगैरह में होते हैं। देयर वेरी हाई चांसेस कि एंट हो। सो दिस वाज अ, आप कह सकते हो तुक्का या फिर लॉजिकल गेसिंग, या आप कुछ भी तुक्का भी कह सकते हो उसको, बट एक मेरे को इंक्लिनेशन था कि ये एंट हो सकता है। कॉकरोच क्रैब के तो बहुत ही कम चांसेस है। आई वाज कंफ्यूज बिटवीन स्पाइडर एंड एंट, बट आई वेंट विद एंट एंड आई गेस दैट इज़ द राइट आंसर। बट ये तभी हुआ जब मैं बी और सी में श्योर था कि ये तो नहीं है, और डी के चांसेस थे, बट डी के चांसेस कम थे होने के एंड एंट के ज़्यादा चांसेस होने के। कमिंग टू 21st क्वेश्चन, ये जैसे
अब जो भी आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे इसका देखो कि CSO तो नहीं करता है, क्योंकि CSO हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये, उसमें उस टाइम रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए थे, NSO और ये सबको कंबाइन करके, NSO NSSO को कंबाइन करके ये CSO बनाया था। इसमें अमेंडमेंट्स लाए थे, काफ़ी चेंजेस आए थे स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री में जो है हमारी, एंड MOSPI। तो मेरे को ये पता था CSO तो नहीं है। एंड अगर आप उसकी वर्डिंग, क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे पढ़े हुए, कंपाइल्स इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट, ये सब आपको क्लियरली बोलता है कि ये फैक्ट्रीज ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर्स, तो ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से रिलेटेड है। दैट इज़ वाई आई वेंट विद लेबर ब्यूरो। आई वॉज प्रिटी श्योर DPIIT नहीं करता है, क्योंकि हम DPIIT के बारे में बहुत पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, करंट अफेयर्स में आता है, इसके जितने भी जो काम हैं, फंक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं आते रहते हैं आर्टिकल्स में, न्यूज़ में, या फिर करंट अफेयर मैगजीन में। तो मेरे को पता था DPIIT भी नहीं है एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी नहीं है। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम में था, बट ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इतना जो डिटेल है ये लेबर ब्यूरो के बारे में, दैट इज़ वाई आई वेंट विद इट। बट अगर मेरे को CSO और DPIIT के बारे में नहीं पता है और लेबर ब्यूरो मैं सुन ही पहली बार रहा हूँ, तो मेरे को नहीं आएगा। बट ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में आता रहता है, तभी मैं ये आंसर तक पहुंच पाया। और आप देख रहे हो कि ये सारे क्वेश्चन कोई भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफी, इससे नहीं है। ये सारे अब तक जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स में से नहीं है। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स में से आएंगे। जैसे CCO, ये किसी ने नहीं सुना था उससे पहले, बट आप इससे, आई गेस मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, इसका A आंसर है। क्योंकि मैं 1 और 2 तो देख सकते हो मैं श्योर था, फिर मैंने 3 और 4 में कन्फ्यूजन था, बट आई चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन। लेकिन अगर आपको 22nd क्वेश्चन नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ईजिली स्किप दिस। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक स्टेटमेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक स्टेटमेंट डिटेल में डिस्कस करूँगा और फिर बताऊँगा क्या मेरे दिमाग में था उस टाइम, तो द वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। लेकिन मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। बट इफ़ यू वांट कि मैं एक एक स्टेटमेंट डिटेल में डिस्कस करूँ, क्या क्या मेरे को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, कितनी थी, कहाँ से थी, तो मैं इफ़ यू विल टेल मी इन कमेंट्स, देन मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस बनाऊंगा वो काफ़ी डिटेल में, बट वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के फेवर में नहीं हूँ। बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एकदम डिटेल में बनाऊंगा, या फिर मैं वापस से इसकी वीडियो बना दूंगा। नाउ 23rd क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये 5th और 6th शेड्यूल के बारे में हम पता होना ही चाहिए, ये हम कई बार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आता है, हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। सो B और C तो मैंने एलिमिनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड कर ही दिया था। A और D में थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट आई वॉज प्रिटी श्योर कि इसका A होगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। देन 24th क्वेश्चन है, ये इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन, ये सब कोई नहीं पढ़ता है, ये सब स्टेटमेंट को देख के ही अज्यूम, कुछ ना कुछ अजम्पशन बना के ही सॉल्व करते हैं। मेरा रॉन्ग हो गया था, बट ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, नो इशू एट ऑल। 25th क्वेश्चन है, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में है। ये PYQ आई गेस 1 या 2 साल पहले आ चुका है ये, एंड इसके बारे में, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये EPA एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी डिटेल में करंट अफेयर मैगजीन में भी कवर होता है। ये आपके बेसिक जो मटेरियल है एनवायरनमेंट का उसमें भी कवर होता है। ग्राउंड वाटर का इशू इंडिया में क्रॉनिक इशू है इसके, सो ये अथॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। और ये प्लस PYQ में भी आ चुका है, जो भी क्वेश्चन PYQ में आ चुका है वो आप किसी भी कॉस्ट पे मिस नहीं कर सकते हो। सो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है PYQ से। ये यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता है, मेरे को भी आइडिया नहीं था। समहाउ ये फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने ये कर लिया था कि इट इज़ अ कमेटी सेटअप बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। ये समहाउ ट्रू हो सकता है, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दैट इज वाई स्किप दिस क्वेश्चन, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। 27 क्वेश्चन, पोलर कोड था। अगेन ये पोलर कोड किस चीज़ से रिलेटेड होता है, मैंने C मार्क किया था, बट आई गेस इसका आंसर A है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आई वुड एडवाइज़ आप ऐसे क्वेश्चंस को लीव कर दो, आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो। क्योंकि जहाँ पे चारों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो अगर आप कोई भी स्टेटमेंट मार्क करोगे तो आपको सिर्फ 25% चांसेस है कि यू विल गेट द स्टेटमेंट राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इट वोंट अफेक्ट योर स्कोर मच, मतलब आपका ये सक्सेस को डिसाइड नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू 28 क्वेश्चन, UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये, अगर आप UN
आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें कई बार यूएन जनरल असेंबली के बारे में न्यूज़ आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, जो वर्ल्ड पेज है उसके ऊपर उसमें काफ़ी बार इसके बारे में आर्टिकल्स आते हैं। तो यू कैन ईजिली, आप इसको जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसको रिकग्नाइज कर सकते हो कि दिस कैन बी ईजिली ट्रू दैट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। ये ट्रू है, कई बार न्यूज़ में आता रहता है। फिर आप जो सेकेंड वाला है स्टेटमेंट, उसको भी ट्रू मान सकते हो कि द नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कई बार आता रहता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑब्जर्वर इन दिस बॉडी, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ये बहुत बार न्यूज़ में आता है। दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल कि ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आप ये कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ, फिर मेरे को श्योर हो गया था उसके बाद। बट थर्ड स्टेटमेंट के बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो अगर मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ में आती रहती हैं न्यूज़पेपर में, तो ये मेरे को क्वेश्चंस आते थे क्योंकि मैं ये अज्यूम कर पा रहा था। आई वॉज 80% श्योर, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में इनको बार बार पढ़ता रहता था, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं। किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी आर्टिकल या नोट्स में ये लिखा नहीं होगा दैट यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स। बट आप बहुत बार देखोगे कि बहुत सारी बॉडीज़ के बारे में कि ये बॉडी ऑब्जर्वर स्टेटस है इसको, या फिर ये जस्ट ऐड हुआ एज एन ऑब्जर्वर, है ना, ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ के नाम। तो आपको ये स्टेटमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज होगा। आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं होगा, किसी भी कोचिंग में, किसी भी बुक में नहीं होगा। बट आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से जो आपकी बेसिक नॉलेज डेवलप होती है, उससे आप इसके आंसर निकाल पाओगे। सो मैं कन्फ्यूज़ था 1 और 2 एंड 1, 2 एंड 3 के बारे में। बट देन जहाँ पे लक मेरा साथ दिया, पहले मैंने फर्स्ट आइटरेशन थर्ड स्टेटमेंट को गलत माना था, बट मैंने आई रेड इट अगेन। मैंने सोचा कि इसके राइट होने के चांसेस कितने हैं। फिर उसके बाद मैंने आई वेंट विद डी एंड दिस टाइम मेरे लक ने मेरा फेवर किया। तो ये आपको रिस्क टेकिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपके सफिशिएंट नॉलेज है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो ही आपके पास ये नॉलेज होगी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो दिस इज़ हाउ न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स यू, कि आपका ये आपको सबकॉन्शियस आपकी नॉलेज डेवलप होती जाती है और तब आपको आसानी होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। जैसे 29th क्वेश्चन है द रेफरेंस टी बोर्ड। ऐसे बहुत सारे बोर्ड आते हैं, इनका भी कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। ऐसे स्पेसिफिक टी बोर्ड के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं होगा। अब जैसे ये 2022 में टी बोर्ड पूछ लिया, तो अब सब कोचिंग वाले अपने नोट्स में टी बोर्ड और बाकी सारे कॉफ़ी बोर्ड, ये वो सब बोर्ड ऐड करने लग जाएंगे और बोलेंगे हमारे नोट्स में आता है, बिकॉज दे हैव टू समहाउ शो कि हमारे नोट्स में सब कुछ है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे नोट से ही आए हैं। बट वो सब बाद में ऐड होते जाते हैं, पहले किसी को नहीं पता होता है, तो इसलिए उनका मटेरियल फिर बल्कि होता जाता है। एंड दैट इज़, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता कि मैं कोचिंग का मटेरियल पढूं, रादर जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जैसे एक करंट अफेयर मैगजीन पढूं, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं हमारे जो सब पढ़ रहे हैं वो पढूं, एंड न्यूज़पेपर पढूं, वो सबसे बेनिफिशियल होता है मेरे हिसाब से। ये जैसे द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। जैसे अब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे बार बार कि टी ज़्यादा साउथ इंडिया में नहीं होती है, साउथ इंडिया में ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। एंड ये हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ हो, नहीं मेरा राइट हुआ है क्या। तो मेरे को ये पता था टी बोर्ड इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स वगैरह ये सब होते हैं, तो मैंने टी बोर्ड के बारे में नहीं पढ़ा था। बहुत सारे बोर्ड जो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो ना, या फिर करंट अफेयर मैगजीन में ऐसा आता है कि दिस बोर्ड वॉज सेटअप थ्रू सो एंड सो एक्ट ऑफ सो एंड सो ईयर। तो आप जितने भी बोर्ड पढ़ते जाओगे ना, तो बहुत सारे बोर्ड ऐसे एक स्टैट्यूटरी एक्ट से एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो ये आप स्टेटमेंट कर सकते हो कि हाँ ये बोर्ड है तो स्टैट्यूटरी बॉडी, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। लेकिन जब तक ये पढ़ोगे नहीं आप कि कौन से एक्ट्स और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे जहाँ ऐसे बार बार आपके सामने आएगा नहीं ये कि जितनी बॉडीज़ हैं वो किसी न किसी एक्ट से होती हैं। बहुत कम बॉडी हैं ऐसी जो एक्ट से नहीं होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कम हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट मैंने इसका कैसे एलिमिनेट किया, अगेन क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी की नॉलेज थी। अब आपको पता है टी वेस्ट बंगाल, असम और यहाँ जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, पार्ट ऑफ द कंट्री है, वहाँ पे टीज़ ज़्यादा होती है। सो देयर आर हाई चांसेस कि टी बोर्ड वहाँ पे हेड ऑफिस होगा ना, वहाँ पे क्या तो दिल्ली में होगा या फिर ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में जो लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टी बोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, उसका प्रमोशन, टी प्रोडक्शन, उसका एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, ये सब। तो ये ऐसी जगह होगा जहाँ पे क्या तो उसका प्रोडक्शन होता है या फिर हमारी कैपिटल में होगा। तो मेरा ये अजम्पशन था
कॉफ़ी बोर्ड होता तो अज्यूम कर सकते हैं बेंगलुरु में, दैट इज़ वाई। लेकिन अगर किसी को ज्योग्राफी की ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि इंडिया में टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कहाँ पे हैं, तो आप कैसे ये अजम्पशन करोगे? सो दिस इज़ हाउ यू गेट। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी 100 क्वेश्चन हैं उसमें से कितने भी टॉपर होने दो, आपको 30 to 35 क्वेश्चन या मैक्सिमम 40 क्वेश्चन फॉर श्योर होते हैं। एंड बाकी सब में ऐसे ही आप एक एक, जैसे एज सुन एज आई एलिमिनेटेड थर्ड ऑप्शन, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। एंड मेरे को पता था बी ऑप्शन में 1 का तो ऑप्शन है नहीं, तो डी ऑप्शन जो बचे हुए ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 है। तो दिस इज़ हाउ आई रीच द कंक्लूजन। ग्रीन वॉशिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार न्यूज़पेपर में आता है, करंट अफेयर मैगजीन में आता है, बट मेरे से आई गेस ये गलत हुआ है, नहीं करेक्ट हुआ। सो आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन ये करंट अफेयर मैगजीन में भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन IAS के मैगजीन में आया है, और बहुत बार ये आर्टिकल्स में भी आता है। बट वही क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर 2 सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं, बट ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। 31 क्वेश्चन जो है ये वैसे तो UPSC ने इसको एलिमिनेट कर दिया था इस क्वेश्चन को, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता ही है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। एंड US फेडरल रिजर्व जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है, उसको जब रेट्स बढ़ाता है, डिक्रीज़ करता है, तो उससे कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे इंडिया पे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी मार्केट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे एक्सचेंज रेट पे, ये सब हमारी FDI FPI पे, ये सब बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको आने ही चाहिए। तो अगर ये भी आपको नहीं आते हैं तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में एक सीरियस लैक्यूना है। सो इसका ऑफिशियल आंसर आया नहीं है UPSC की तरफ से, बट मैंने दोनों तीनों स्टेटमेंट जो थे वो आपके सामने मार्क किए हैं। बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। 32 क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, बट ये चारों ही स्टेट में UPSC ने ऑल 4 इसका दिया है। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी तो आप कर सकते हो, बट मेरा ये गलत हो गया प्रॉब्ली ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि मुझे नहीं लगा था हिमाचल प्रदेश में टी प्रोड्यूस होता है। बट अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ऑफ दी दिस ऑप्शंस। 33 RBI के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, आपको पता होना ही चाहिए RBI के क्या फंक्शंस हैं। और अगर RBI के फंक्शंस हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, हर कोचिंग के मटेरियल में है, न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है, टेस्ट सीरीज़ में बार बार आता रहता है, हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में है, तो RBI के फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ते हैं। और हम वहाँ पे कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा थी RBI रेगुलेट करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ जो प्रोमिनेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके नाम पता होने चाहिए, इनका काम क्या है, इनके क्रेडिट रेटिंग जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी पॉलिसीज़ पे, हमारी बोरोइंग पे, हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से इकोनॉमिक्स का ये आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। सो ये इसका आंसर मेरा राइट था, क्योंकि एज सुन एज आई एलिमिनेटेड ऑप्शन 1 मेरे को इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। मेरे को स्टेटमेंट 2 और 3 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट आई वॉज डेड श्योर कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये आपका बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, ये पहले PYQ में आ चुका है, ये आपको आना ही चाहिए। ये ना आए क्योंकि RBI चेयरमैन और ये सब भी हम पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए RBI के बारे में भी और बैंक बोर्ड ब्यूरो, और स्पेशली जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये मेरे हिसाब से थोड़ा टफ क्वेश्चन था। मेरे को कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हालांकि मैं पहले डाउट में था, सेकेंड आइटरेशन में मैंने सॉल्व किया है। उस टाइम क्योंकि मैंने फ्रेश उस टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो मेरे को इसका 80% आइडिया था, बट 20% मेरे को थोड़ा डाउट था। बट मेरे को आई गेस सेकेंड स्टेटमेंट में इशू था, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को अच्छे से आती थी, सेकेंड स्टेटमेंट में थोड़ा इशू था। बट मैंने ये एक वो था ना, थोड़ा लॉजिकल गेसिंग करके एक रिस्क लिया था सेकेंड स्टेटमेंट को भी राइट मानने का, एंड दिस टाइम लक फेवर्ड मी। बट अगर मेरे को फर्स्ट ऑप्शन का ही ना श्योरिटी हो, और सेकेंड का मुझे जो 60-70% कि ये 60-70% राइट है, क्योंकि हम काफ़ी
जो हमारे जो बॉन्ड्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, उनके बॉन्ड्स हाउ डू दे फंक्शन, जो जो यील्ड होती हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। इक्विटी क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होती हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी की, आपको पता होने चाहिए। बट स्टिल अगर आप ये क्वेश्चन कंफर्टेबली नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 क्वेश्चन 100% आपको आना ही चाहिए। MTCR का उस टाइम आई गेस 2022 से पहले जस्ट 1 साल या 2 साल पहले मेंबर बना था। AIIB का तो हम ऑलरेडी मेंबर हैं। SCO के भी इंडिया पाकिस्तान साथ में मेंबर बने थे। आई गेस ये मेंबरशिप आपको पता ही होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना ही चाहिए। वियतनाम के बारे में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या मंथली मैगजीन पढ़ोगे, इतना बार वियतनाम के बारे में आता है, बिकॉज वियतनाम इज़ अ कॉम्पिटिटर। वो भी एज वी आर एक्सपेक्टिंग और ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर FDI इन्वेस्टमेंट इन आर इकॉनमी। ग्रोइंग इकॉनमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। हम मैन्युफैक्चरिंग जो सुपर पावर बनना चाहते हैं। इवन वियतनाम इज़ ट्राइंग टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये कई बार आता है। आप इजीली स्टेटमेंट 1, 3 एंड जो 4 है ईज़िली आप गेस कर सकते हो। बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, इसके डिस्कशंस होते हैं। सो आप जैसे देख सकते हो, आई नीड नॉट नो ऑल द 5 स्टेटमेंट्स करेक्टली, बट क्योंकि मेरे को 3 स्टेटमेंट जैसे पता लगे, आई वॉज श्योर कि ऑप्शन सी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 38, RBI के फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको बेसिक आना ही चाहिए। 39 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन IAS के करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन है उससे आया हुआ है। ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। NFTs लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक था। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2-3 बार करंट अफेयर मैगजीन्स में आया, काफ़ी डिटेल में। 40th क्वेश्चन, हमारे डैम्स वगैरह ये सब पता ही होने चाहिए। मेरा जो मैंने जो मैप्स जो प्रिपेयर किए थे एटलस से, मैंने जो उसके फ़ोटोग्राफ्स लेके मैंने अपना एक डिजिटल कॉपी बना ली थी, उसकी मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। दिस इज़ द ओनली फाइल जो मैंने अब तक डाली है। आगे आपको और कोई मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। तो 40th क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन स्पाइट ऑफ दिस हैविंग डिफ़िकल्ट ऑप्शंस आई वॉज श्योर अबाउट दिस। मेरे को ये पता था। तो अगर आपको 4 नहीं पता तो 3 तो पता ही होने चाहिए मेरे हिसाब से, बट चारों मेरे हिसाब से पता होने चाहिए, क्योंकि रिजर्वायर्स और लेक्स, वेटलैंड्स ये हम अच्छे से करके जाते हैं। अगर आप मेरे जो टेलीग्राम पे फाइल शेयर किए वो उसमें देखोगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से वो आना चाहिए। बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना ही चाहिए। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, बहुत बार आपको हर जो टेस्ट सीरीज़ है उसके हर टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन कभी ना कभी कैसे न कैसे आता ही है। हमारे बेसिक लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में भी दिया हुआ है। ये मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन फनाम, ये टर्म मेरे को, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। इधर आपको उसका मीनिंग पता है या फिर नहीं पता है, आप इसमें गेस या लॉजिकल वो नहीं लगा सकते हो। अगर आपको कुछ आइडिया है, आपने 1-2 बार पढ़ा है ये वर्ड, तो आप कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ था तो आप प्रॉब्ली गेस कर सकते हो। लेकिन मैंने ये वर्ड कभी नहीं पढ़ा था, तो आई वुड नॉट टेक रिस्क इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन, जैसे इसमें 3 ऑप्शंस हैं, 3 स्टेटमेंट, 3 लोगों के नाम दिए हुए हैं। आई वॉज 100% श्योर अबाउट रास बिहारी बोस। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था गदर पार्टी फॉर्मेशन में, क्या इनका रोल था, हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो इनका तो मेरे को पता ही था, लेकिन मेरे को बाकी दोनों में थोड़ा डाउट था। सो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन 1, 3 एंड 3। श्योर आई टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि गदर पार्टी के बारे में हम काफ़ी पढ़ते हैं। अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मैंने बना रखे हैं उसमें भी मेरे नोट्स में जितने भी गदर पार्टी के मेंबर्स हैं उनके नाम हैं, तो उन नामों में मैंने कभी बरिंद्र कुमार घोष का नाम कभी सुना, मैंने इनका नाम कभी सुना ही नहीं था। तो अगर जब गदर पार्टी मैंने इतना डिटेल में पढ़ी है, कहाँ कहाँ उनकी एक्टिविटीज़ थी, किन किन एक्टिविटीज़ में उन्होंने भाग लिया, उसके मेंबर्स कौन कौन थे, कौन कौन फॉर्मेशन में मेंबर थे, कहाँ कहाँ लोकेटेड थे, ये हम टेस्ट सीरीज़ में भी आता है बार बार। ये हमारे बेसिक जो मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम है उसमें भी है मेरे नोट्स में, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम से नोट्स बना लिए थे। एक बार जो मैंने नोट्स बनाए उसके बाद मेरे को वापस स्पेक्ट्रम कभी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट तो मैंने कभी बरिंद्र कुमार घोष का नाम नहीं सुना था। सो इसलिए मैंने ये रिस्क लिया कि इफ़ आई एम प्रीटी श्योर अबाउट 3 एंड मैंने 1 का नाम ऐसे कैसे नहीं सुना जब मैंने गदर पार्टी का इतना डिटेल में पढ़ा है। सो आई वेंट विद D एंड ये मेरा राइट हुआ था।
तो ये, लेकिन अगर मैं गदर पार्टी का मेरे नोट्स में डिटेल में पढ़ाई नहीं की और उसको बार बार रिवाइज नहीं किया तो मैं ये श्योर ही नहीं हो पाता कि यार इनका नाम कैसे नहीं आया मेरे सामने, कैसे ये बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा कि यार कहीं तो इनका नाम सुना है, फर्स्ट टाइम एकदम से सुना है इसलिए। लेकिन अगर आपने बार बार नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है, तो आप इतना श्योर कभी नहीं हो पाओ कि नहीं यार ये नाम मेरे सामने कभी नहीं आया। सो दिस इज़ हाउ यू रीच आंसर्स, स्पेशली जब आपके एंड के 2 ऑप्शंस बचे हैं। क्रिप्स मिशन, ये मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपके बेसिक सोर्सेज में आना ही चाहिए। 45th क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन है, देख के मैंने बिना टच किए आई लेफ्ट द क्वेश्चन। सेम विद 46 आर्ट एंड कल्चर और जो एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं, ये ऐसे क्या तो आपको आते हैं या फिर डायरेक्टली नहीं आते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आई लेफ्ट द क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन जो है, इसमें ये मैंने अंदाज़ा लगाया था क्योंकि मैंने मेडिवल हिस्ट्री का जो हमारी एनसीईआरटी है वो पढ़ी थी, उसमें मेरे को कुछ आइडिया था, तो आई न्यू कि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है एंड स्टेटमेंट 2 का मेरा ऐसा इंट्यूशन था कि ये सही है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ था, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हुआ था, बट मैंने कहीं तो किसी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हुआ था कि ये ऐसा हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में मेरे को कोई आइडिया था नहीं, लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि जैसे एज सून एज आई एलिमिनेटेड फर्स्ट वाला, जैसे ही मैंने एलिमिनेट किया तो आई वाज लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चन। तो अगर मेरे को लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो मैं ये 2 एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। और सेकंड क्वेश्चन के बारे में समहाउ मेरे को डाउट था, फर्स्ट के बारे में श्योर था, सो दैट इज़ वाई आई वेंट विद, लेकिन और कोई ऑप्शन था ही नहीं। एज आई एलिमिनेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एंड डी वाले में 2 था ही नहीं। अगर ये डी वाला 2 और 3 होता तो मेरे का कन्फ्यूजन बढ़ जाता, तो लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बचा ही नहीं। बी स्टेटमेंट, बी जो ऑप्शन है उसमें अकेले 2 ओनली थी, तो आई वेंट विद दी, दिस इज हाउ। बट अगर मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट का श्योर ना हो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। 48 क्वेश्चन मैंने रिस्क लिया था, मेरे को इसका आइडिया नहीं था, बट ये कुलाधरन और कलंदर्स मैच कर रहे थे तो आई वेंट विद दिस, बट ये गलत हो गया। ऐसे रिस्क मैं आपको एडवाइस करूँगा आप अवॉइड करना, ऐसे रिस्क मत लेना। जहाँ भी 4 ऑप्शन हैं उन चारों के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो यू शुड नॉट अटेम्प्ट इट। 49 क्वेश्चन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ आई वॉज फेंटली श्योर कि थर्ड स्टेटमेंट शायद गलत होता है, बट हो सकता है, बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था, सो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। अगेन ये कौटिल्य वाला जो था ये सबके लिए आउट ऑफ नोवेयर था मेरे हिसाब से। कौटिल्य के बारे में हम पढ़ते हैं बट उनके इतने डिटेल टीचिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। सो मैं 3 के बारे में तो श्योर था, बट मैं स्टेटमेंट 1 के बारे में श्योर नहीं था। सो दैट इज़ वाई आई वेंट विद डी, बट इसका जो सोल्यूशन है, जो आंसर है वो बी है। सो इस स्टेटमेंट में आई गेस 50 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आप जब ये वीडियो देखें तो आप यू कैन वॉच दिस ऑन 2x या फिर और बाकी वीडियोस भी, आपका टाइम सेव होगा। आपको कोई और डाउट्स हैं तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं कहाँ से मैंने पढ़ा, सोर्सेज वगैरह मैं डिस्कस करूँ तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा।